जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IAS20 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंचायती राज के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि पटवारी की जो वैकेंसी है वो आने वाली है कुछ दिनों में, तो उन सभी वैकेंसियों को ध्यान में रखते हुए जितने भी पटवारी के पद आने वाले हैं तो उनमें जो 20 नंबर का आपका पंचायती राज का सिलेबस आता है उसको हम 20 नंबर में पंचायती राज जो सब्जेक्ट है उसको हम डिटेल के साथ में बिल्कुल इत्मीनान के साथ में दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर इन सारी वीडियो सीरीज को आपने एक बार कंप्लीट कर लिया तो इस बात की गारंटी है कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमको पूरा ही पढ़ना है। अगर बाय द वे कभी एकाध क्वेश्चन बाहर जाता है उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोशिश यह रहेगी कि यहां पर आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण जितनी 8-10 बुक हैं जहां से भी आपको बुक मिले ढूंढ के आप लोग देख लेना। ये जो मटेरियल होगा आपके लिए सर्वोपरि मटेरियल है, मतलब इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप मेहनत कीजिए अदर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो पंचायती राज में बिल्कुल आप निष्फिक्र हो जाइए, बस इतना ही कहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पंचायती राज का। दोस्तों यह फर्स्ट लेक्चर है और इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पंचायती राज का एक तो हम भारत में इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आज तक पूछे गए हैं। जितने भी पटवारी के एग्जाम हुए हैं तो इतिहास को इसलिए हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे उसको, लेकिन जहां से क्वेश्चन आते हैं हमने वहीं से स्टार्ट किया है जहां से हमारा ऑफिशियल पंचायती राज स्टार्ट होता है एक कोर सब्जेक्ट के रूप में। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इसका आजादी के बाद का जो बैकग्राउंड है, यानी कि जो संविधान सभा बना था वहां से क्या गांधीवादी आदर्शों का विचार था, कैसे उन आदर्शों को फॉलो किया गया, तो इन पहले सभी बातों के बारे में थोड़ा सा आप लोग देखिए दोस्तों, पंचायती राज जो है, पहली बात तो समझिए पंचायती राज का अभिप्राय क्या है। पंचायती राज का अभिप्राय यानी कि आशय इसका क्या होता है। तो देखिए यहां पर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। आप लोग याद रखोगे पंचायती राज का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। स्थानीय का मतलब होता है दोस्तों लोकल, और स्वशासन का मतलब खुद का शासन। तो लोकल जो लोग होते हैं गांव के, वो अपना खुद की सरकार, एक मिनी सरकार जिसको आप प्रधान सरपंच जो बोलते हैं, वो एक खुद की सरकार बनाते हैं जो उनकी मूलभूत समस्याओं को सुनता है और उनकी सभी समस्याओं का हल प्रस्तुत करता है। तो यह होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो यही इसका अभिप्राय होता है पंचायती राज का। क्लियर। देखिए ये जो पंचायती राज है यह जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए, जमीनी स्तर पर मतलब लोकल स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर लोकतंत्र बनाने के लिए। लोकतंत्र जानते हैं, लोकतंत्र की एक तो परिभाषा आप जानते हैं, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया प्रशासन। तो आप तो इसको अप्लाई करते हैं। आप जैसे प्रधानमंत्री है हम लोग चुनते हैं, जो हमारे जो MP वगैरह होते हैं, MLA वगैरह होते हैं, इनको हम चुनते हैं, ठीक है। तो जनता का ही होता है और जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, तो वो लोकतंत्र कहलाते हैं। लेकिन गांव का प्रधान भी दोस्तों जनता का ही होता है, जनता के द्वारा चुना गया होता है। तो वह भी एक जमीनी स्तर का लोकतंत्र है, यानी कि स्थानीय लोकल स्तर का लोकतंत्र में आता है। तो दोस्तों जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए राज्य विधानसभाओं के द्वारा स्थापित किया जाता है। दोस्तों यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या यह राज्य विधानसभाओं के द्वारा स्थापित किया जाता है या फिर लोकसभाओं के द्वारा। तो ऑप्शन आ सकते हैं प्रत्येक अनेक प्रकार की। तो आपको राज्य विधानसभा, आपको पता है कि राज्य में विधानसभा होती है, केंद्र में तो लोकसभा होती है, ठीक है। तो राज्य की विधानसभाओं के द्वारा स्थापित किए जाते हैं आपके पंचायती के जो स्तर होते हैं, ठीक है। अभी इन सभी स्तरों के बारे में हम बात करेंगे, स्तर क्या है। अब अगला देखिए, यहां पर आपको बता दें आर्टिकल जो 40 है, आर्टिकल 40 जो हमारे संविधान का, वो आता है DPSP के अंतर्गत। दोस्तों भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो भाग 4 का जो 36 से 51 तक आर्टिकल है, तो उनमें से बीच का एक आर्टिकल है आर्टिकल 40। तो दोस्तों आर्टिकल 40 को गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित माना गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाए तथा उन्हें आवश्यक शक्तियां दी जाएं। तो यह बात कही गई है आर्टिकल 40 में। तो इसका मतलब आर्टिकल 40 जो है वह हमारे संविधान में कहता है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाए, ठीक। अभी इतना समझ लीजिए। अब इसका थोड़ा सा और बैकग्राउंड देखिए। देखिए यहां पर लिखा है ग्राम प्रशासन के पूर्ववर्ती स्वर्णिम काल की तरह। ग्राम प्रशासन का जो पूर्ववर्ती यानी कि हमारे जो इतिहास में देखा जाए तो पहले जो हमारा स्वर्णिम काल चल रहा था अंग्रेजों के आगमन से पहले,
ठीक है। अंग्रेजों के आगमन से पहले एंशिएंट टाइम में, स्वर्ण जो आपका गुप्त काल था उस टाइम पर, जो वैदिक काल था उस टाइम पर हमारे यहाँ पर जो ग्रामीण प्रशासन चल रहा था उसी के स्वरूप की तरह दोस्तों गांधी जी ने सोचा कि हम उसी की तरह फिर से अपने यहाँ पर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन लेकर के आएंगे। तो दोस्तों गांधी जी की महती विचारधारा थी, बहुत ही ज्यादा गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश में क्या हो, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो और ग्राम को सशक्त बनाया जाए, गांव के लोगों को अधिकार दिए जाएं और उनको प्रशासन में भागीदारी उनकी सुनिश्चित की जाए। यह गांधी जी चाहते थे। इस कारण से दोस्तों 28 जुलाई सन 1946 में गांधी जी का दोस्तों एक पत्रिका प्रकाशित होती थी हरिजन नाम से, ठीक है। तो जो गांधी जी की हरिजन नाम की पत्रिका प्रकाशित होती थी उसमें दोस्तों 28 जुलाई 1946 का उनका एक अंक था। हरिजन की स्थापना गांधी जी ने 1933 से चालू करवाई थी, 1933 से यह प्रकाशित हो रही थी। तो उसी का एक अंक था। उस अंक में गांधी जी ने लिखा था दोस्तों कि स्वतंत्रता स्थानीय स्तर से प्रारंभ की जाए। स्थानीय शब्द यहां पर पहले गांधी जी ने प्रयोग किया। क्या कहा कि स्वतंत्रता जो है हमारे यहाँ पर स्थानीय स्तर से प्रारंभ की जाए, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा जो गुलामी की दास्तान अगर देखने को मिलती है तो वह आपको दिखाई देती है कहां पर, वह आपको मिलेगी गांवों में। गांधी जी यह बात जानते थे क्योंकि गांव के लोग एक तो अंग्रेजों की ये गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और दूसरी बात गांव के जो लोग थे वह स्थानीय जमींदारों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। तो दोस्तों दोहरी गुलामी की दास्तान आपको गांवों में देखने को मिलती थी। इसी कारण से गांधी जी ने कहा था कि स्थानीय स्तर से दोस्तों क्या किया जाए, स्वतंत्रता प्रारंभ की जाए। तो यह शब्द पहले गांधी जी ने बोला। अब देखिए गांधी जी के एक शिष्य थे दोस्तों, गांधी जी के एक चेला जिसको बोले आप शिष्य थे, उनका नाम था दोस्तों श्रीमान नारायण। क्या नाम था? श्रीमान नारायण। दोस्तों श्रीमान नारायण ने पंचायतों का गांधीवादी प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा में, क्योंकि गांधी जी चाहते थे, क्या चाहते थे गांधी जी चाहते थे कि ग्रामीणों में, गांव में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की जाए। तो उन्हीं के एक शिष्य ने उन्हीं की विचारधारा पर चलते हुए, जिनका नाम था श्रीमान नारायण, उन्होंने पंचायतों का गांधीवादी प्रस्ताव पेश किया। मतलब गांधी जी जो स्ट्रक्चर चाहते थे उसी तरह का प्रस्ताव संविधान सभा में सबसे पहले पेश किया। लेकिन दोस्तों जो संविधान सभा के कुछ प्रबुद्ध लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया, ठीक। तो यहां पर शुरुआत में इसका विरोध हुआ, ठीक। लेकिन गांधी जी जो चाहते थे उनका स्ट्रक्चर क्या था कि पंचायतों का गांव में कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो देखिए उन्होंने त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर की बात कही थी। ग्राम पंचायत गांवों के लिए, और दोस्तों राज्य पंचायत कही थी उन्होंने जिला स्तर पर, और एक दोस्तों बताया था उन्होंने राष्ट्र पंचायत। ये दोस्तों 3 संरचनाएं गांधी जी ने बताई थी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था की जाए ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए। त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात गांधी जी ने की। इतनी बात क्लियर है। अब अगला देखिए, संविधान सभा में पंचायती राज के प्रस्ताव 12 नवंबर सन 1948 में, देखिए संविधान सभा में जो पंचायती राज का प्रस्ताव था दोस्तों वह 12 नवंबर सन 1948 को प्रस्तुत किया गया। और किसने प्रस्तुत किया? तो प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम था दोस्तों के संथानम ने सबसे पहले 12 नवंबर सन 1948 में पंचायती राज के प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया। तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए, के संथानम। इन्होंने 12 नवंबर सन 1948 को पंचायती राज का प्रस्ताव संविधान सभा में मेरे दोस्तों पेश किया था। क्लियर। अब देखिए अगला क्या है, गांधी जी के लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए गांधी जी का लक्ष्य क्या था? गांधी जी का लक्ष्य था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्राप्ति, ठीक। तो गांधी जी के लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए दोस्तों केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक मंत्रालय की स्थापना की गई। केंद्र में एक इस मंत्रालय बना दिया गया। कौन सा मंत्रालय? पंचायती राज एवं सामुदायिक मंत्रालय। पंचायती राज एवं सामुदायिक मंत्रालय की स्थापना की गई केंद्र में, ठीक है। गांधी जी का ही सपना था, उसी सपने को पूरा करने के लिए केंद्र में पंचायती राज और सामुदायिक मंत्रालय की दोस्तों स्थापना की गई। देखिए दोस्तों यहां पर कुछ लोगों ने विरोध तो किया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने सपोर्ट किया था। जैसे अगर भीमराव अंबेडकर की बात की जाए तो उन्होंने पंचायतों का विरोध किया था, क्योंकि उनकी एक अलग थ्योरी थी, उनके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे इन्होंने सपोर्ट किया था पंचायतों का। इन्होंने क्या कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार दिए जाए,
स्वशासन के, प्रशासन के, सरकार चलाने के लोकल लेवल पर क्या कहा, गांव के लोग जो हैं उनको अधिकार दिए जाएं पंचायतों को चलाने के लिए, उनको प्रशासन में या स्वशासन में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। यह बात कही थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक, अब देखिए इतने थोड़े सा आपने बैकग्राउंड के बारे में यहां पर देखा, जो संविधान लागू होने थी पहले की ही बातें ये सब चल रही थी। अब देखिए जब संविधान लागू हो गया उसके बाद की घटनाएं क्या थी, कुछ एक आध दो फैक्ट यहां पर देख लीजिए। आर्टिकल 40 का हमने आपको अभी बताया। देखिए लूट का अड्डा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अलग थ्योरी थी पंचायतों को लेकर के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो लूट का अड्डा है। क्या है, लूट का अड्डा, क्योंकि ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाएगी, वहां का कोई गांव का कोई पावरफुल व्यक्ति वहां का सरपंच बनेगा और वह अपने स्थानीय स्तर पर तानाशाही करेगा 5 साल तक के लिए। ठीक, लेकिन यह तानाशाही चल नहीं पाएगी। यह इन सभी लोगों का, गांधी जी का विचार था। क्यों? क्योंकि उसको जनता के माध्यम से चुना जा रहा था। ठीक, तो यहां पर लेकिन अंबेडकर जी चाहते थे कि ग्राम पंचायतों की स्थापना ना की जाए, उसको केंद्र के द्वारा ही संभाला जाए गांवों को। लेकिन यह व्यवस्था ठीक नहीं थी वास्तव में, इसी कारण से तो पंचायती राजों की स्थापना की गई। ठीक, तो लूट का अड्डा किसने कहा है पंचायतों को, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने ग्राम पंचायतों को लूट का अड्डा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। अगर आप लिखते जाएंगे तो आप यकीन मानिए इससे बेहतर नोट्स आपके लिए कुछ नहीं हो सकता पंचायती राज का। क्लियर? देखिए जो दिल्ली है, दिल्ली में एक भी पंचायतें नहीं है, वहां पर लोकल जो पंचायती राज का सिस्टम है वो है ही नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि वहां पर गांव नहीं है। तो क्लियर सी बात है। अब देखिए आगे की चीजें क्या है। यहां पर देखिए विकास, इसका विकास कैसे हुआ पंचायतों का, जो पंचायती राज सिस्टम हमारे यहां पर लागू है उसका विकास कैसे हुआ धीरे धीरे आजादी के बाद। तो देखिए पंचायतों के विकास में सबसे पहले यहां पर 2 अक्टूबर सन 1952 में, 2 अक्टूबर सन 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो डेवलप किया है इसका मतलब है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 2 अक्टूबर सन 1952 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना शुरुआत की गई। ठीक, किसकी स्थापना की गई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सबसे पहले दोस्तों जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया वह दोस्तों उत्तर प्रदेश के इटावा से एक प्रोटोटाइप के रूप में चलाया गया था, है ना, पायलट प्रोजेक्ट जिसको आप बोलते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको चलाया गया था यूपी के इटावा से सबसे पहले। बात याद रखना आप इसको। ठीक, यहां पर सबसे पहले 55 दोस्तों देश के अंदर 55 सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की स्थापना की गई। ये बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखना इसको। सबसे पहले 55 सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की स्थापना की गई थी। यूपी की इटावा से इसको एक प्रोटोटाइप के रूप में शुरुआत की गई थी। जो ये कॉन्सेप्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, यह दोस्तों अमेरिका से प्रेरित है, अमेरिका से लिया गया था। क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अमेरिका की यात्रा की थी और वहां से वो देख करके आए थे यह पूरा मॉडल। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो प्रारूप है यह अमेरिका से दोस्तों लिया गया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब यहां पर देखिए अगला क्या है, इसका उद्देश्य। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य समझना जरूरी है, एग्जाम में ऑप्शन देकर के पूछा जा सकता है। देखिए इसका उद्देश्य था कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, बेरोजगारी को कम करना, परिवहन तथा संचार को बढ़ाना, प्राइमरी शिक्षा की मतलब प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, इसके अलावा स्वास्थ्य। यह इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य आपके सामने लिखे हैं, यह आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। क्लियर? देखिए गांव की मूलभूत समस्याओं की सुनवाई करना इसका कार्य हुआ करता था। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था इसमें क्या होता था कि गांव की मूलभूत समस्याओं की सुनवाई की जाती थी। गांव की मूलभूत समस्याएं आप जानते हैं, गांव में पानी की कमी है, पानी की व्यवस्था करनी है, गांव में नाली की व्यवस्था करनी है, गांव में जो है ऊर्जा की आपूर्ति करनी है। लकड़ी उस समय पर दी जाती थी लोगों को जलाने के लिए, फिर इसके बाद धीरे धीरे कैरोसिन तेल का बंटवारा किया जाने लगा, फिर इसके बाद धीरे धीरे बिजली की व्यवस्था की गई। तो यह सारी समस्याएं जो गांवों की होती हैं, इन सभी समस्याओं की सुनवाई करना क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दोस्तों उद्देश्य हुआ करता था उस टाइम पर। क्लियर? अब देखिए 1953 में इसी की तर्ज पर एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया।
राष्ट्रीय विस्तार सेवा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना की गई। ठीक, ये आपको डेट भाई याद रखने हैं, ये सारी चीजें है ना, यही सारी चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। क्लियर। तो दोस्तों जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम था 1952 में चला, 1953 में दोस्तों राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना की गई। ये जो दोनों प्रोग्राम थे जवाहरलाल नेहरू सरकार के, तो उनकी जांच करनी थी। ठीक है, आखिर ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं, क्या ये ठीक तरह से कार्य कर पा रहे हैं, ये ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने कितनी प्रगति की है जब से इनको चलाया गया है, इन सभी चीजों की बखूबी जांच करने के लिए दोस्तों सन 1957 में, जनवरी सन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बात समझ में आई? बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया गया था? तो इसका गठन किया गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जांच और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच करने के लिए। जनवरी सन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और दोस्तों इस समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने दोस्तों नवंबर 1958 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। नवंबर 1958 में इसने अपनी सिफारिश किसको दी? राष्ट्रीय जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, ठीक है, उसको इसने अपनी एनडीसी को अपनी सिफारिश इसने रिपोर्ट जो दी थी वो सौंप दी। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उसको सौंप दी और उसने इनकी सिफारिशों को एक्सेप्ट कर लिया और फिर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर ही भारत में सर्वप्रथम ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। जो आप पढ़ते ना कि राजस्थान के नागौर में, तो वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद ही किया गया था। बात समझ में आ रही है? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 और 1958 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दोस्तों इस वीडियो में हमने बलवंत राय मेहता समिति तक की चीजों को कवर किया है। अब बलवंत राय मेहता समिति को डिटेल से जानने के लिए एक नया वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं और उस वीडियो में हम लोग बलवंत राय मेहता समिति के आगे की चीजें सभी एक स्टोरी टाइप में पूरा कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल डिटेल से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, पंचायती राज में बिल्कुल टेंशन छोड़ देना है। इस वीडियो को देख लो आप, इसका मतलब ये समझ लेना है आप कि आपको फिर किसी अदर बुक को प्रेफर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सभी बुक्स का सार है। आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए किसी और जगह पर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का सार एक ही जगह पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इनमें हम बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, 10-12 मिनट का 15 मिनट का वीडियो रहेगा आपका और इतने ही वीडियो में हम धीरे धीरे करके सारे कुछ पंचायती राज के बारे में एकदम डिटेल से जानकारी करेंगे। अभी तो दोस्तों यह जो किताबों की लिखी हुई बातें हैं वो चल रही हैं, अभी तो आपको स्थानीय स्तर पर प्रैक्टिकली चीजों को बताना बाकी है, क्योंकि पटवारी के एग्जाम में आपका प्रैक्टिकली चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाएंगी। जो ग्रामीण प्रशासन है किस तरह से चलता है, सचिव की नियुक्ति कैसे होती है, ये चुनाव कैसे होता है, चुनाव रद्द हो गया तो क्या होगा, इन सारी चीजें, ये जो प्रैक्टिकली चीजें हैं, इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है। तो बिल्कुल दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों जल्दी ही हम लेकर के आएंगे आप लोगों के सामने इसका लेक्चर नंबर 2 पंचायती राज का। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।